एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम न्यू बुक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ इंग्लिश। तो हमारी बीकॉम, बीबीए, बीएससी ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज में बुक है और इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो इसमें हम कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देने वाले हैं और वो पॉइंट्स हैं LSRWV। एल मीन्स लिसनिंग, कि आप जब सुनते हो। एस मीन्स स्पीकिंग, जब आप बोलते हो। आर मीन्स रीडिंग, जब आप कुछ रीड करते हो। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर राइटिंग, जब आप कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। एंड वी फॉर वोकैबुलरी। तो देखो, जब भी हमें इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है, हम कुछ चीज़ों पे ध्यान देते हैं। हम पहले देखते हैं ना कि क्या करना चाहिए, कैसे शुरू करें, कैसे नहीं। तो सबसे पहले हम सुनना शुरू करते हैं, ठीक है, कि हम उन पर ध्यान देते हैं कि वो बोल कैसे रहे हैं, मतलब वो कितनी उनकी प्रोनाउंसिएशन कितनी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। फिर हम स्पीकिंग पे ध्यान देते हैं, फिर उनके जैसा हम बोलना सीखते हैं धीरे धीरे। फिर हम रीड करना शुरू करते हैं, जितनी भी लैंग्वेज हम पढ़ना चाहते हैं। देन राइटिंग, फाइनली जो राइटिंग है वो सबसे लास्ट टॉपिक आ रहा है, देख रहे हो, सबसे लास्ट आता है राइटिंग। और हमें सिर्फ हमारे एकेडमिक कोर्सेज में सिर्फ राइटिंग पर ही फोकस करवा देते हैं। देन फिर वोकैबुलरी अल्टीमेटली। सो इसमें हम कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ 3 यूनिट है, वैसे 4 यूनिट है, बट 3 थोड़ी सेम है, जिसमें हम एक में बात करेंगे नेचर की, एक में बात करेंगे हम ग्रोथ की, एंड एक में बात करेंगे हम पावर की। सो अभी एमएसटी में मेरे ख्याल से 2 ही यूनिट आ रही हैं, तो उन्हीं को पढ़ना शुरू करते हैं। और इसको हम थोड़ा पीडीएफ से पढ़ते हैं, इसकी पीपीटी नहीं बनेगी, क्योंकि पीपीटी बनेगी तो पूरी जो इंग्लिश है 2 ही पेजेस में ख़त्म हो जाएगी, और 2 पेजेस में पढ़ने वाली चीज़ तो इंग्लिश है नहीं। तो इसके एग्जाम्पल भी साथ में करेंगे, इसलिए हम पीपीटी से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स को पीपीटी में डालना थोड़ा टफ हो रहा था। तो सेमेस्टर 3 है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स के अंदर आता है। हमारे 2 क्रेडिट्स है, 50 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी, 15 आपके प्रैक्टिकल होंगे, 5 आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क लगेंगे। तो कंटेंट, पहला नेचर है, सेकंड पावर, थर्ड ग्रोथ, एंड फोर्थ वन दैट इज़ यूजिंग सोर्सेज इन अ पैराग्राफ। सो अभी हम नेचर पढ़ते हैं, ठीक है। यस, नेचर। तो देखो नेचर में क्या है, लिसनिंग, उसकी डेफिनेशन, लिसनिंग प्रोसेस, पर्पस, इंपॉर्टेंस, पैसेज क्या है, स्पीकिंग, इंट्रोडक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, पैसेज फॉर स्पीकिंग क्या है, रीडिंग, इंट्रोडक्शन, स्ट्रैटेजीज फॉर रीडिंग, पैसेज ऑफ रीडिंग, यूज ऑफ, एंड देन राइटिंग, पैराग्राफ स्ट्रक्चर, एंड एग्जामिनेशन क्वेश्चन स्टाइल, ठीक है। तो अभी यहाँ से कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ से पढ़ेंगे कि ये क्या लिखा है। सो आई होप ये सबको क्लियरली दिख रहा हो, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ लिसनिंग। देखो लिसनिंग क्या होता है, लिसनिंग एक ऐसी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल है जो हम एक करनी चाहिए, ठीक है। और ये हेयरिंग से डिफरेंट है। अभी आप मुझे सिर्फ हेयर कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ सुन रहे हो, सुनते तो आप सबको, बट अगर आप कॉन्शियसली सुनोगे मुझे कि मैं क्या वर्ड यूज़ कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, तो उसे बोलते हैं लिसनिंग। सो ये हेयरिंग से थोड़ी अलग है। हेयरिंग एक ऑटोमेटिक एक्टिविटी है, और जब लिसनिंग आती है तो हम कॉन्शियसली उस पर ध्यान देते हैं, उस पर अटेंशन देते हैं। सो जो लिसनिंग प्रोसेस है वो 4 स्टेप में बटी हुई है, रिसीविंग, कॉम्प्रिहेंडिंग, इवैल्यूएटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। रिसीविंग क्या होता है, जब आप स्पीकर को सिर्फ सुनते हो, उसका मैसेज रिसीव करते हो कि वो बोल क्या रहा है। देन कॉम्प्रिहेंडिंग, कि वो क्या बोल रहा है उसको कॉम्प्रिहेंड करते हो, मतलब उसको समझने की कोशिश करते हो। देन इवैल्यूएटिंग, कि आपने जो भी मैसेज सुना है उसको इवैल्यूएट करते हो कि वो पर्टिकुलरली किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, वो कैसे बात कर रहा है, उसका पर्पस क्या है बोलने का। देन फोर्थ वन दैट इज़ रिस्पॉन्डिंग। जो फाइनल स्टेज होती है आपकी रिस्पॉन्डिंग की, वर्बली कि उन्होंने क्या बोला है, आप उसको फाइनली फीडबैक दे रहे हो, ठीक है, फीडबैक। देन पर्पस ऑफ लिसनिंग, कि हम लिसनिंग क्यों करते हैं, हम क्यों सुने हम किसी की। सो फर्स्ट इज टू गैदर इन्फॉर्मेशन। हमें जब भी हम कुछ सुनते हैं तो उसका प्राइमरी एम होता है कि उसने क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी है, उसने उसकी क्या इन्फॉर्मेशन, लाइक टीवीज़ के एंकर वगैरह, इक्वल इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद सेकंड दैट इज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इन मेनी केसेस वी लिसन एंड attentively to solve our problems. The speaker may be a teacher, a motivator, a friend, a suggestion, advice must be help to solve problem. देखो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुनते हैं, क्योंकि देखो अगर आप अपनी प्रॉब्लम अपने फ्रेंड को बताओगे तो वो आपको हेल्प भी करेंगे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे ऐसे, तो इससे हमें हेल्प भी मिलती है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थर्ड वन दैट इज़ टू बिकम मैच्योर एंड वाइज। जो अच्छी लिसनिंग होती है, थॉटफुल चीज़ें होती हैं, तो हमें उससे एडवाइस एंड मैच्योरिटी आ जाती है थोड़ी बहुत। एंड फोर्थ इन्जॉय, हम इसे इन्जॉय भी कर सकते हैं, लाइक आप सुनने में बहुत इन्जॉय कर रहे हो किसी भी चीज़ को, जैसे स्टोरीज़ वगैरह सुनते हो तो काफ़ी इन्जॉय भी करते हो। सो पढ़ते इंक्रीजिंग लिसनिंग इफिशिएंसी, ये पक्का आएगा। सो इन ऑर्डर टू इनहांस लिसनिंग इफिशिएंसीज कम्युनिकेशन रिसर्च, तो हमारे कुछ बोला है CARESS, क्रेसिस। सो ये क्या होता है, C फॉर concentrate, E for acknowledge, R for research, E for exercise emotional control, S for sense the non-verbal, and S for structure. So the formula and the words give us 6 important stages दी हमें। So first क्या है, first हमारी concentrate, कि उन्होंने क्या बोला उस पर concentrate करना। second acknowledge करना कि उन्होंने क्या बोला है। third की उस पर research करना कि उनसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना। fourth one exercise emotional control, उन्होंने क्या बोला उसको proper excitement, anxiety, मतलब उन पर ध्यान देना कि उन्होंने
उन्होंने किस वे में बोला है। देन 6 दैट इज स्ट्रक्चर, कि उन्होंने क्या मैसेज बोला चाहा, मतलब क्या पर्सपेक्टिव है। द इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग की इन लिसनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सो इससे हमारी डेवलपिंग कम्युनिकेशन, हमारी कम्युनिकेशन स्किल तो डेवलप हो जाती है, रीडिंग राइटिंग थोड़ी स्किल ज़्यादा डेवलप हो जाती है, फॉर गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सक्सेस बिजनेस के लिए, टाइम एंड मनी बचाने के लिए, फॉर बेटर कॉम्पिटिशन हार्मनी और फॉर द बेटर फीडबैक के लिए। अगर मैं बोलती रहूँगी, अभी मैं बोलूँगी कमेंट्स में लास्ट में कि फीडबैक दे, तो कोई नहीं देगा क्योंकि ढंग से सुना ही नहीं किसी ने। सो इसीलिए फीडबैक देने के लिए मैं अटेंटिवली सुनना भी चाहिए। तो देखो हमारे कॉलेज में ऐसे कराया था कि जो भी ट्रांसक्रिप्ट आपको दिख रही है, प्रॉपर वीडियो भेजी थी और वीडियो सुनी हमने, और उसके बाद ही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो भी वीडियो में डालूंगी यूट्यूब पे, तो थोड़ा कॉपीराइट का इशू हो जाएगा, तो वीडियो तो नहीं, ट्रांसक्रिप्ट से काम चला लेते हैं। वैसे तो क्वेश्चन आएगा भी नहीं। देखो एमएसटी की बात है, फाइनल्स की बात है, तो देखो कैसे आएंगे। एमएसटी में 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला आपको ना बुलेट पॉइंट्स बनाने होंगे, याद रखना बुलेट पॉइंट्स बनाने। मैं अपने एग्जाम में सब हेडिंग करके आई हूँ, तो वो गलती नहीं करनी है। बुलेट पॉइंट्स बनाने मतलब लाइन वाइज में लिख के आना है। सेकेंड आपका आएगा कि आपसे पैराग्राफ दे देंगे, आपसे उसके क्वेश्चन पूछेंगे। थर्ड क्वेश्चन होगा, आपको उसमें 2 चॉइसेस डाल देंगे कि या तो आप इफेक्टिव लिसनिंग को एक्सप्लेन कर दो जब भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, या फिर एक और क्वेश्चन था, या फिर वो कर दो, ठीक है। तो आपके पास चॉइस मिलेगी। देखो अब जहाँ तक मेरे कॉलेज में हुआ तो पैटर्न ऐसे ही है, तो ऑलमोस्ट आई थिंक सो सभी में सेम होना चाहिए। सो अभी फर्स्ट टास्क 1 में क्या है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टास्क करेंगे, ठीक है। सो टास्क 1 में क्या है, एक उन्होंने प्रेजेंटेशन दी है प्रॉपरली कि एक इको सिटी है वो क्या है, तो इसको बस रीड कर लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे और उन क्वेश्चन के आंसर दिए, तो फर्स्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड वन भी ऐसी है, पूरी वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट दी हुई है, फिर उसमें से क्वेश्चन पूछे हैं, ये वाले क्वेश्चन। देन क्वेश्चन और एक चीज़, हाँ, और जब भी आप कुछ क्वेश्चन वगैरह, हाँ क्वेश्चन से रिलेटेड आया था वो क्वेश्चन की क्वेश्चंस के क्या है, वो भी फर्दर पढ़ने वाले हैं। सो इसमें कि व्हाट है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। थर्ड वन, ये भी तो पूरी वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट है, इस पर भी हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम फोर्थ वाली पढ़ेंगे, वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो, सो टास्क 4, यूजिंग नाउन फ्रेजेस इन डिस्क्रिप्शंस। डिस्क्रिप्शन में नाउन फ्रेजेस को यूज़ करना। सो इन डिस्क्रिप्शन वी यूज़ ऑफ अ नाउन फ्रेजेस। नाउन फ्रेजेस में क्या आता है, हमारे एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब प्लस एडजेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं। जब एडजेक्टिव और नाउन साथ में आ रहे होते हैं, तो नाउन क्या होती है, किसी भी चीज़ का नाम, जैसे कि सिटी, और एडजेक्टिव क्या है, जब भी हम उस चीज़ की क्वालिटी बताते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एन ओल्ड सिटी, ठीक है। सिटी नाउन है और एडजेक्टिव क्या, उसकी कोई क्वालिटी, ठीक है। देन प्रोजेक्ट आ जाता है, अ न्यू प्रोजेक्ट, इम्पैक्ट, लो इम्पैक्ट। देन हम इसमें एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन, ठीक है। अभी अब बढ़ता है। सो द फर्स्ट, हाई लेवल पॉलिटिकल सपोर्ट, रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, जिसमें हम एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन को कंबाइन करके लिख रहे हैं। तो अभी ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि अ कंट्री हुज इंपॉर्टेंस इज इंक्रीजिंग, कि वो कंट्री जिसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रही है, एंड इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट कंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड, दैट इज़ अ कंपनी दैट इज़ एक्सपेंडिंग रैपिडली, वो कंपनी जो रैपिडली इंक्रीज हो रही है, रैपिडली एक्सपेंडिंग कंपनी। ये सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं, पढ़ लेना, रोक रही हूँ मैं, पढ़ लो पोज करके वीडियो। फिर उसके बाद फिफ्थ टास्क, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रिटिकली थिंकिंग है बस, वो जब भी हमने पीछे पढ़ के आए। सो अब पढ़ते हैं सेकंड वन, दैट इज स्पीकिंग, कि स्पीकिंग क्या होता है। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। स्पीकिंग फॉलोज लिसनिंग, आप पहले सुनोगे तभी बोलोगे, नहीं तो रुक जा, पहले मैं बोल लेता हूँ, नहीं पहले सुनो, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ लिसनिंग में वो भूल गई बताना, लिसनिंग हम सेमिनार्स में करते हैं और स्पीकिंग हम प्रेजेंटेशन में करते हैं, ठीक है। तो भी हम जितना भी कुछ पढ़ने वाले हैं, अभी सिर्फ प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन, स्पीकिंग फॉलोज लिसनिंग, इट इज़ अ स्किल दैट यू कैन कल्टिवेट थ्रू कॉन्शियस एफर्ट्स। ये वो प्रोसेस है जिससे आप एकदम कॉन्शियस एफर्ट के साथ सुन सकते हो। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू स्पीक आर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव टू डे लाइफ। अगर हमें डे टू डे लाइफ करनी है तो बोलने में दिक्कत क्या होती है, अपने फ्रेंड्स से आप जो मर्जी कुछ कहो, प्रॉपरली स्पीकिंग कर पाते हो ना। बट इट इज़ डिफरेंट वेयर वी एड्रेस स्मॉल और लार्ज गैदरिंग, पर वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट जब बहुत सारी फैमिली बैठी होती है और वहाँ पे बोला नहीं जाता, वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। सो देयर आर 2 एस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, हमारे जो प्रेजेंटेशन है उसके 2 एस्पेक्ट हैं। फर्स्ट इज कंटेंट क्या है, एंड सेकंड स्टाइल, आपका क्या स्टाइल है बताने का। सो इट इज़ द कंटेंट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन दैट मैटर्स मोस्ट, और जो कंटेंट जितना अच्छा होगा आप उतना जैसे कॉन्फिडेंटली उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो इफ़ वी आर क्लियर अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू स्पीक,
वी विल बी एबल टू मेक एन इफेक्टिव स्पीच। अगर हमें पता है कि हम क्या बोलने वाले हैं तो हमारी जो स्पीच होगी वो एकदम इफेक्टिव होगी। सो इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट हाउ वी डिलीवर स्पीच, और ये इक्वली इंपॉर्टेंट करता है कि हम अपनी स्पीच को कैसे डिलीवर करते हैं। सो इफ़ वी लैक ऑफ स्टाइल आर स्पीच इज गोइंग टू बी इफेक्टिव। देखो अगर हमारा कॉन्टेंट अच्छा है पर बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारा स्टाइल ही नहीं है, तो वहाँ पे इनइफेक्टिव हो जाएगा। सो प्रेजेंटेशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं, फर्स्ट इज कॉन्टेंट, सेकेंड इज स्टाइल। सो उसके बाद व्हेन वी टॉक ऑफ स्टाइल इट इन्वॉल्व्स राइट प्रोनाउंसिएशन, वर्ड स्ट्रेस, सेंटेंस स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न्स। अभी हम स्टाइल की बात करें तो कॉन्टेंट तो हम कहीं से भी ढूंढ ढांड के लिख लेंगे, बट द पॉइंट इज स्टाइल। स्टाइल कैसा है, तो स्टाइल्स में क्या कहता है, राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है आपकी, आपका वर्ड स्ट्रेस कैसा है, सेंटेंस कैसा है एंड इंटोनेशन पैटर्न क्या है। सो मेकिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन होगी वो इफेक्टिव कैसे होगी। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, थोड़ा ब्रीफ होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है, वर्ड में आपकी गैम्बलिंग नहीं होनी चाहिए एकदम बिल्कुल भी। और जो एक प्रॉपर गुड स्पीकर होगा वो एकदम प्रॉपर सब्जेक्ट को बताएगा कि ये क्या है, उसके स्कोप क्लियरली कॉन्शियसली सब कुछ एक्सप्लेन करेगा अच्छे से। सो सेकंड वन दैट इज एक्सपोजिशन, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। मेन पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन का जो स्पीकर होगा वो उस पर बस लॉजिकली सिस्टमेटिकली चीज़ें होनी चाहिए बताने वाले के लिए, एंड द सपोर्टिंग मटीरियल, फैक्चुअल डिटेल, फैक्ट्स, फिगर्स ये प्रॉपर होने चाहिए जो लॉजिकल एंड एक्यूरेट होने चाहिए। तो उसके बाद थर्ड वन इज कंक्लूजन, द स्पीकर शुड बी सम अप ब्रीफली बिफोर मेकिंग कंक्लूसिव कॉन्टेंट। द प्रेजेंटेशन शुड अ सेटिस्फाइंग नोट ऑफ होप, कि जो प्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर नोट ऑफ होप के वजह से छोड़ी हुई हो। सो गाइडलाइंस फॉर शॉर्ट प्रेजेंटेशन ये आया था एमएसटी में, एक वो इफेक्टिव वाला आया था, एंड द सेकंड वन इज गाइडलाइंस फॉर शॉर्ट प्रेजेंटेशन। तो ये पढ़ लेना, क्वेश्चन पेपर की फोटो मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगी, ठीक है। सो द स्पीकर शुड बी क्लियर अबाउट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो स्पीकर होगा उसके पास 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए। वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। सो वाई में क्या आ जाता है, द स्पीकर शुड बी क्लियर as to why he or she is going to speak। अब मैं बोल रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ, मुझे आपको समझाना, अंडरस्टैंडिंग देनी है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो मेरा वाई वाला पर्पस आ जाएगा। टू इन्फॉर्म, टीच करना, एंटरटेन करना, और स्पीच और ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर। And second one, what? It means the type of audience the speaker is going to address. It is the target audience which determine the speaker content, style, language and tone. For example, a speech meant for audience of expert will be different from the meant of common people or children, both in content style। कि आप देखो सुनने वाला कौन है, ऑडियंस, ऑडियंस कैसी है, यहाँ पे ऑडियंस की बात आएगी। सेकेंड वन दैट इज़ वेयर, द रूम और प्लेस वेयर यू आर डिलीवर योर स्पीच मैटर अ लॉट। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम काइंड ऑफ एनी डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रक्शन, कि वेयर मतलब कौन सा प्लेस है जहाँ पे आप बोल रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो। देन नेक्स्ट दैट इज़ व्हेन, एवरी स्पीकर शुड बी इन माइंड टाइम लिमिट, आपकी टाइम लिमिट होनी चाहिए। मैं वीडियो 4 घंटे की बना दूँगी तो कौन ही सुनेगा, नहीं ना। तो फिर इसके लिए हमें टाइम एकदम प्रॉपर होना चाहिए कि कितने आप अंडर द how much time you will perform your speech. Then how, it implies the delivery of speech, it involves the selection and use of words, tone, style, body language and how, मतलब आप कितने अच्छे से स्पीच दे रहे हो। सो इसका टास्क 1 है, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार ही पढ़ लेना बस, डिस्कशन नहीं दी हुई है ये, कि क्लास एक्टिविटीज़ है जहाँ पे आपको एक टॉपिक दे दिया, आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद टास्क 2, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो टास्क 2 करते हैं हम। सो ये किसी ने प्रेजेंटेशन दी है, ये प्रेजेंटेशन की भी वीडियो आई थी। सो इन माई प्रेजेंटेशन टुडे आई एम गोइंग टू लुक एट द बैकग्राउंड to urbanization across the world and in particularly China, where there has been drastic movement the total population from the country to urban areas in recent year। देखो यहाँ पे चाइना की कंट्री के बारे में, चाइना के किसी स्टेट के बारे में बात हो रही है। आई विल मूव ऑन दी लुक एट फर्स्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड सेकेंडली द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड अर्बनाइजेशन इन चाइना। सो यहाँ पे जो चाइना उसमें 3 इम्पैक्ट के बारे में बात करें, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है एंड अर्बनाइजेशन कैसे है चाइना में, ठीक है। उसके बाद ओके फर्स्ट आई वुड, ये पूरी प्रेजेंटेशन है, इसको एक बार रीड कर लो, अब कर लो रीड, मतलब प्रॉपर उसके बाद उसमें मतलब पूरा डाटा दिया कि क्या इकोनॉमिक था, क्या उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और क्या उसकी अर्बनाइजेशन थी। तो फिर उसके बाद इसमें अभी देखो पूरी पढ़ो, ऐसे स्टॉप एंड देन हियर स्टॉप। सो क्वेश्चंस, नाउ नोट डाउन की इंफॉर्मेशन अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। अर्बनाइजेशन सिंस एंड अर्बनाइजेशन न्यूली, इकोनॉमिक। अब इसके आंसर्स पढ़ लेते हैं। सो अभी हमें हेडिंग दे दी है, ठीक है। अब मतलब हमें नोट्स बनाने हैं, जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम हेडिंग लिखते हैं, फिर आगे जाके काम लिखते हैं। सो अर्बनाइजेशन हेडिंग डाल दी हमने, ये आ सकता है, ठीक है। अर्बनाइजेशन ऐसे हेडिंग डाल दी, फिर उन्होंने जो हेडिंग्स दिए थे सिंस इतनी, फिर न्यू इंडस्ट्रीज़ कितनी आए थे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या थे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या थे अर्बनाइजेशन के, ठीक है। उसके बाद टास्क 2 नहीं टास्क 3, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो टास्क 3 में क्या बोला था, टेकिंग न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, हमें न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसी से रिलेटेड है ये, आई गेस सो।
yes, maybe. So क्वेश्चंस हैं, फिल ही करना है बस, हमें ज़्यादा तो कुछ नहीं है, फिल ही करना है बस, यही बस इसमें यही बताया कि आपको न्यूमेरिकली उसको कैसे फिलअप करना है. फोर्थ वन दैट इज़, ये थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. सो फोर्थ वन में क्या है, वाइल प्रेजेंटिंग न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन लार्ज नंबर, जो हाँ लार्ज नंबर होते हैं हम उन्हें ना राउंड ऑफ फिगर में ले लेते हैं, एग्जैक्ट नंबरिंग में तो नहीं लेते हैं. देन उसके बाद हम पढ़ेंगे टास्क 6, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. टास्क 5 इम्पॉर्टेंट है, कहाँ गया, ये रहा. सो in the presentation given above you can note the following signpost like next I'd like to look at. हाँ ये चीज़ याद कर लो, मतलब अभी अगर आप आंसर्स भी लिख रहे होते हो तो वहाँ पे ये पॉइंट ज़्यादा यूज़ करने के लिए थोड़े बेनिफिशियल होते हैं. आई थिंक इट लुक्स अट्रैक्टिव. So next I'd like to look at moving on to a new point. So moving on to new point. For example, for instance, जैसे कि आप एग्जाम्पल दे रहे हो, in my presentation today I'm going to look at, मतलब जब आप किसी इंट्रोड्यूस कराते हो किसी प्रेजेंटेशन को, so as you can see referring to as a visual like the next I'd like to look at introducing new point. जब आप कोई न्यू पॉइंट इंट्रोड्यूस करा रहे होते हो तो वहाँ पे next I'd like to look at ये चीज़ें यूज़ कर लिया करो, ठीक है. तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है मुझे जो लगा ऐसे लिखने में. सो उसके बाद 6-1 शॉर्ट नोट समथिंग कुछ है, शॉर्ट प्रेजेंटेशन बनानी है हमें, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा. 7th वन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो 7th वन क्या बोलते हैं, गिविंग एंड इवेल्यूएटिंग अ प्रेजेंटेशन, कि देना उसको फिर इवेल्यूएट भी करना. सो वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू यूज साइन पोस्ट लैंग्वेज, ग्राफ, स्लाइड्स एंड persuasive language to give a presentation. Let us see what to keep in mind when we listen other presentation. A keep observation कि आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है. Did the speaker introduce a subject for the beginning, कि आप जो अब जब भी आप मतलब प्रेजेंटेशन सुनते हो तो आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है कि जो स्पीकर है उसने अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया है, मेन पॉइंट्स कराए हैं, ट्रांजिस्ट हुआ एक पॉइंट से अच्छे से, मतलब ये नहीं कि बीच में खिचड़ी हो गई, नहीं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अच्छे से लेके गया है कि नहीं लेके गया, ऑथेंटिक है कि नहीं है, रिलेवेंट है कि नहीं है. उसके बाद प्रेजेंटेशन कंक्लूसिव नोट दिया नहीं है, और एनी सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है. तो अभी हमने 2 पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं 3rd वन दैट इज़ रीडिंग, की रीडिंग क्या है. सो रीडिंग हम कहाँ करते हैं, टेक्स्ट बुक में करते हैं. सो introduction. Reading is an important communication skill. Careful reading leads to good comprehensive. There are other factors which help to decipher a text. Often we have read something else related to topic, so we infer how we know on previous. देखो रीडिंग क्या है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है जिसे हम देखते हैं, जिससे कि हम गुड कॉम्प्रिहेंसिव समझ पाते हैं, मतलब गुड कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस कि हम अच्छे से समझ पाते हैं कि उन्होंने क्या बोला है. सो पिक्चर्स एंड डायग्राम्स आर अदर टूल्स एड टू प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए टेक्स्ट. जो कि पिक्चर्स और डायग्राम्स होते हैं वो भी एक अच्छा टूल है समझने के लिए, पर जब हम टेक्स्ट रीड करते हैं तो वहाँ पे एग्जाम्पल्स वगैरह आ जाते हैं. एंड इंटेलिजेंट रीडर इज़ वन हु इज़ एबल टू, और एक इंटेलिजेंट रीडर वो होता है जो समझने के लिए एबल हो कि प्रिडिक्ट द कॉन्टेक्ट ऑफ टेक्स्ट, की जो टेक्स्ट है उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है. उसके बाद आइडेंटिफाई द मेन आइडिया क्या है, एंड इवैल्यूएट सपोर्टिंग एविडेंस, की सपोर्टिंग एविडेंस क्या है. देखो अभी तक हम इतने एजुकेटेड हो गए हैं कि हम भी किसी की पैराग्राफ को समझ के देख सकते हैं कि हाँ उसके बारे में क्या लिखा है, तो ये तो मुझे समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, तो हम सबको रीडिंग बहुत अच्छे से आती ही आती है. सो उसके बाद टास्क 1, देखिए इन्होंने पहले से हमें क्वेश्चंस दे दिए हैं डेजर्टिफिकेशन के बारे में, और उसके आंसर भी दे दिए कि लाइक वो क्या है, नेचुरल है, मैन मेड है, देन उसके नेचुरल कॉजेज़ क्या हैं. सो भी क्वेश्चंस हैं, आंसर्स दिए हुए हैं, फिर पूरी डेजर्टिफिकेशन पूरी सब कुछ लिखा हुआ है, लाइक उसकी मीनिंग क्या है, उसके नेचुरल कॉजेज़ क्या हैं, ह्यूमन कॉजेज़ क्या है, ओवर कल्टिवेशन क्या है, ओवर ग्रेजिंग क्या है, सब कुछ. देन टास्क 2 में, और ये सब कुछ ना भी जितने भी टास्क आने वाले फर्स्ट से कनेक्टेड है. सो टास्क 2 में क्या बताया, रीड द टेक्स्ट डिजर्टिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग द लाइन्स यूजुअली बाय ऑथर, एक्सप्रेस द आइडियाज ऑफ फॉर्म 1 to 6. कुछ लाइन्स दे देंगे, ठीक है, फिर उन स्लाइड्स में उनका क्या मेन पर्पज़ है वो बोलना है, वो बताना है, ठीक है. इस तरह से क्वेश्चन आएगा. एंड टास्क 3 दैट इज़ आइडेंटिफाइंग द इवैल्यूएटिंग सपोर्टिंग एविडेंस. सपोर्टिंग मतलब जैसे डिबेट हो रही है तो डिबेट में आप 4 में क्या लोगे, आप अगेंस्ट में क्या लोगे, ठीक है. टास्क 3 ऐसे है. फिर उसके बाद टास्क 4 यूजिंग एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट इन राइटिंग, एविडेंस यूज़ करना राइटिंग में. उसके बाद टास्क 5 दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, कि देखो जैसे कि चेंज है, लाइक वर्ड्स क्लाइमेट, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था तो ये मैं कराती हूँ. देखो फर्स्ट इज द वर्ल्ड्स क्लाइमेट चेंज फॉर सेंचुरीज.
सो यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हैज़ बीन चेंजिंग, कि वो हो तो तब से रहा है और वो अब तक हो रहा है, तो यहाँ पे हैज़ बीन चेंजिंग आ जाएगा क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस में चल रहा है, ठीक है। हाउएवर नॉट एवरीवन इज कन्विंस्ड दैट क्लाइमेट चेंज एक्चुअल हैपेंस बिकॉज द डाटा इज समथिंग मिसलीडिंग और इनएक्यूरेट। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअली हैपेंस की जगह आ जाएगा इज़ एक्चुअली हैपनिंग, क्योंकि वो अभी भी हो रहा है, मतलब हो ही रहा है। सो ये पढ़ लेना पूरा ऐसे ही है, इसको प्रॉपर लॉजिक के साथ पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। फिर 6.1 दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक आर द ऑथर्स एम टू द टेक्स्ट डिसर्टिफिकेशन, कि क्या ऑथर का एम है और क्यों है। उसके बाद नेचुरल कॉजेज़, मैनमेड कॉजेज़, बस ये पूरा प्रॉपर रीड करना पड़ेगा और पीडीएफ चैनल पे शेयर नहीं हो सकती। तो अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ के फ़ोटोज़ शेयर कर दूँगी ग्रुप चैनल पे, ठीक है। सो अब पढ़ते हैं राइटिंग। राइटिंग कहाँ करते हैं? पैराग्राफ्स में राइटिंग करते हैं हम, ठीक है, एग्जाम में। सो अ पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस दैट डेवलप वन मेन आइडिया। द टॉपिक ऑफ पैराग्राफ इट हैज़ 3 पार्ट्स, कि देखो जो पैराग्राफ होता है 3 तरह का होता है। टॉपिक सेंटेंस, वो क्या पैराग्राफ किस बारे में है। सपोर्टिंग सेंटेंस इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स वगैरह। कंक्लूडिंग सेंटेंस पूरी समराइजिंग मिल जाती है, ठीक है। सो इसके भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट द 5th वन। सो फर्स्ट क्या बोलता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, मैच पॉइंट्स A to F सेंटेंस 1 to 6 इन द पैराग्राफ। देखो पूरा ये रीड करना है और उसके बाद हमें बताना है कि टॉपिक सेंटेंस क्या है, एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, अनदर एग्जाम्पल, कंक्लूडिंग टेक्स्ट, उसके बाद उसके आंसर्स। अच्छा, मतलब हाँ, इन्होंने ना लाइंस डिवाइड कर दी हैं, तो वो बताना है कि टॉपिक सेंटेंस क्या है। जैसे कि फर्स्ट तो टॉपिक सेंटेंस ही होगा और यूके वाला एग्जाम्पल होगा। थर्ड वन इज़ डी एग्जाम्पल, हाँ देखो सेम है। सो उसके बाद फिर व्हाट काइंड ऑफ इन्वर्शन द फॉलोइंग वर्ड इंट्रोड्यूस कैन बी डिफाइन एज इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक, कैन बी डिफाइन एज डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है, सिमिलरली कनेक्टिव आइडियाज़ है, सच एज में दे रहे हो तो सच अनदर एग्जाम्पल दे रहे होंगे। और अगर पैराग्राफ को इंटरेस्टिंग बनाना है ना, तो देखो मैं बताती हूँ, सबसे पहले जब पैराग्राफ में कोई प्रोसेस लिख रहे होते हो सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट, देन आफ्टर दैट, देन फाइनली कंक्लूजन। उसी तरह से क्या कैसे वर्ड अट्रैक्टिव लिखना है, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल तो हर कोई लिखता है। अगर आप लिख दोगे फॉर इंस्टेंस, इन नटशेल, ऐसे करके लिखोगे तो जो टीचर होगा थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको एक डेफिनेशन देनी हो तो कैन बी डिफाइन एज आ जाएगा, एग्जाम्पल तो फॉर एग्जाम्पल, कनेक्टिंग आइडियाज़ है तो सिमिलरली, अनदर एग्जाम्पल है तो सच एज, और एन एक्सप्लेनेशन है तो इन अदर वर्ड्स, एंड समराइजिंग है सो इन दी एग्जाम्पल शोज, ठीक है। ऐसे करके आना। उसके बाद ये पढ़ लेना एकेडमिक लैंग्वेज में। उसके बाद टास्क सेकंड दैट इज़ यूज़ एडवर्बियल्स टू मेक पैराग्राफ कोहेंसिव। हमें यूज़ करना, जैसे कि एग्जांपल, इन अदर वर्ड्स, सिमिलरली, सिग्निफिकेंटली, टू समराइज कर लेते हैं। देखो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। फॉर एग्जांपल ये तो पढ़ने से ही आ गया, China and Brazil are now industrialized countries dash they are not seem developing countries। मतलब जब कंपैरिजन या सिमिलरिटी की बात हो रही हो तो इन अदर वर्ड्स आएगा। तो उसके बाद थर्ड वन दैट इज़ चाइना हैज़ मैनी ओवर पॉपुलेटेड सिटीज़ डैश इंडिया टू हैज़ मैनी सच सिटीज़। मतलब जहाँ पे सिमिलरिटी की बात हो तो सिमिलरली आएगा। उसके बाद फोर्थ वन दैट इज़ डैश न्यू लॉज आर बीइंग पास टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग दैट इज़ सिग्निफिकेंटली। उसके बाद डैश ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम टू समराइज इन लमसम। ये पढ़ लेना, मतलब आना चाहिए यार एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन दैट इज़ कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड। हमें पैराग्राफ कंप्लीट करना इन वर्ड को यूज़ करके खुद से प्रैक्टिस करना आ जाएगा। थर्ड वन दैट इज़ एक्सपेंडिंग नोट्स इनटू सेंटेंस। जो नोट्स हैं उनको सेंटेंस में करना, जैसे कि हमें तो ऐसे आया हुआ था, मैंने भी देखा क्वेश्चन पेपर, तो उसमें ऐसे था कि पैराग्राफ दे दिया, उसमें से नोट्स बनाने, बट ऐसे भी हो सकता है कि नोट्स में से पैराग्राफ बनाना हो, ठीक है। तो उसी के हिसाब से करना। एनवायरमेंटल डैमेज, प्लानिंग एंड राइटिंग पैराग्राफ की प्लानिंग एंड राइटिंग कैसे करते हैं। देखो पैराग्राफ को लिखने कैसे एक आइडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर मेन पॉइंट लिख देते हैं, एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स लिख देते हैं, फिर डेफिनेशन, इंटरेक्ट वगैरह ये सब भी लिखते हैं। उसके बाद ट्राई कर लेना, नेचर टेक्नोलॉजी को बना के देख लेना, हाँ बिजनेस इम्पैक्ट, एनवायरनमेंट, मेडिकल प्लांट्स वगैरह, वैसे तो एग्ज़ाम बहुत ईजी होगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद पढ़ते हैं वोकैबलरी।
एडवर्बियल्स। सो इसमें क्या है, इसमें है कि एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड फ्रेजेस और क्लोज द फंक्शन लाइक एन एडवर्ब, इट मॉडिफाई वर्ब ऑब्जेक्टिव एडवर्ब एंड द एंटायर सेंटेंस। जो हमारे वोकैबुलरी में एडवर्बियल्स आते हैं, ये हमारे किसी वर्ब एडजेक्टिव इन सबको थोड़ा इन्हांस करके लिख देते हैं। सो अगर हम बात करें फर्स्ट दीज एडवर्बियल्स टू फंक्शंस कंपेयरिंग विद सम सिमिलर वर्ड्स। देखो जब कंपेयर करने की बात आती है तो वहाँ पे आना चाहिए इन द सेम वे, लाइकवाइज, और ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन देनी हो। सो इन अदर वर्ड्स, इन ब्रीफ, इन शॉर्ट। अगर हमें एग्जांपल इंट्रोड्यूस करना हो, सो फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस। देन अगर हमें शोइंग स्टेंस दिखाना तो बेसिकली इन असेंशली, सरप्राइजिंगली, इंटरेस्टिंगली। देन हमें मेन पॉइंट्स लिखने हो, समरी, कंक्लूजन लिखने हो तो टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन। ये सब ना देख लो, इनको नोट डाउन ही कर लो, पूरी ज़िंदगी भर याद आने वाले हैं। सो उसके बाद हमें यहाँ पे प्रैक्टिस दी हुई है ये करने के लिए। फिर उसके बाद करेक्ट कंप्लीट द टेक्स्ट विद एन एप्रोप्रिएट, प्रॉपर एप्रोप्रिएट लगाना है कहाँ पे। अब इसमें तो चॉइस भी दी हुई है तो ये तो कराने वाला नहीं है। उसके बाद राइट अ ब्रीफ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग अ थ्योरी आइडियाज ऑन टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स पे कैसे पैराग्राफ है ये पढ़ लो कि कैसे पैराग्राफ लिखते हैं। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चंस, नोट्स से पैराग्राफ बनाना है, यहाँ पे भी नोट से पैराग्राफ बनाना है। उसके बाद यहाँ पे भी नोट से पैराग्राफ ही बनाना है, नोट से पैराग्राफ बनाना है, नोट से पैराग्राफ बनाना है। यहाँ पे हमें पैराग्राफ से नोट्स बनाने हैं, इधर भी पैराग्राफ से नोट्स बनाने हैं, इसमें भी नोट्स बनाने हैं फॉर प्रैक्टिस के लिए। देन बस यही थी आपकी यूनिट 1, दैट इज़ नेचर, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड वोकैबुलरी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।